फिल्म की शुरुआत होती है सन 1940 के दशक के अंत में कलकत्ता के आलीशान बंगले से। यह बंगला था मशहूर शास्त्रीय गायिका कला मंजूश्री का, जहां पत्रकारों और लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि कला को उस जमाने के बहुत बड़े पुरस्कार गोल्डन विनाइल से नवाजा गया था। दरअसल कला के पिताजी एक नामी संगीत घराने से ताल्लुक रखते थे और यह कला की मां का सपना था कि कला भी एक बहुत बड़ी गायिका बने। इस उपलब्धि के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कला का इंटरव्यू लेने ढेरों पत्रकार और उसकी एक फोटो अपने कैमरे में कैद करने फोटोग्राफर्स लाइन लगाए खड़े थे। तभी कला पुरुषों की भीड़ में पीछे खड़ी एक महिला फोटोग्राफर को बुलाती है और उसे अपनी फोटो खींचने का गौरव प्रदान करती है। रिपोर्टर्स उससे ढेरों सवाल पूछ रहे थे और कला भी नम्रता और शालीनता के साथ उनके जवाब दे रही थी। उनमें से एक रिपोर्टर कला से पूछता है कि आज इतना सब कुछ पाने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं। कला कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे थक के घर पहुंची हूं। और मां ने दरवाजा खोला है। संगीत के ये मुकाम उसके पिता की विरासत है और मां का सपना। उसकी मां को इसी दिन का इंतजार था और वो आज बहुत खुश होंगी। तभी एक दूसरा रिपोर्टर उससे पूछता है कि 9 साल पहले कला की मां कला के भाई को भी लॉन्च करने आई थी ना। ये सवाल सुनते ही कला बेचैन हो जाती है और शून्य में सोचते हुए कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है और कहती है कि उसका कोई भाई नहीं है, वो इकलौती है। फिर फिल्म में वो क्षण दिखाया जाता है जब कला का जन्म हुआ था। दरअसल उसका एक जुड़वा भाई भी पैदा हुआ था जो कि कोख में ही मर गया। डॉक्टर कला की मां उर्मिला को बताता है कि कला अपने भाई से ज्यादा स्ट्रांग थी, ज्यादा हेल्थी थी, इसलिए कला ने अपने मां के गर्भ में पोषण खींच लिया और उसका भाई जो कला से कमजोर था उसके लिए बच पाना मुश्किल हो गया। उर्मिला के अपने अरमान थे बेटे को लेके, जो अब टूट चुके थे। उर्मिला अपने खानदान की संगीत धरोहर के वारिस के रूप में एक बेटा चाहती थी। दरअसल ये वो दौर था जब महिला गायकों को वो सम्मान नहीं मिल पाता था जो एक पुरुष गायक को मिलता था। गायकों में सर्वश्रेष्ठ गायक की पंडित उपाधि भी पुरुषों को ही दी जाती थी। इसलिए उर्मिला को एक बेटे की ख्वाहिश थी जिसे वो एक सर्वश्रेष्ठ गायक बना सके, जिसे पंडित की उपाधि मिल सके। लेकिन उसके ये अरमान टूट चुके थे और वो मन ही मन इसका जिम्मेदार अपनी बेटी कला को मानने लगी थी। एक बार को उसने कला को दम घोंटकर मारने की भी सोची, लेकिन उसने अपने इस विचार को अंजाम नहीं दिया। अपने घर में गायन और संगीत का वातावरण होने के कारण कला का भी रुझान गायन और संगीत की तरफ होने लगा था। एक दिन वो अपनी मां उर्मिला को गायन का लुत्फ उठाते हुए देखती है। वो देखती है कि उर्मिला संगीत में खो गई थी और उसके हाथ अपने आप संगीत की लय में थिरक रहे थे। ये देख कला मन ही मन ये ठान लेती है कि एक दिन वो भी अपने गायन से अपनी मां के चेहरे पर ऐसी ही खुशी ले आएगी। अंततः उर्मिला खुद ही कला को शास्त्रीय गायन और संगीत की तालीम देती है। लेकिन उर्मिला उसे सिर्फ एक अदनी सी महिला गायक नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि वो उसे एक शास्त्रीय गायिका बनाना चाहती थी जो न केवल गायिकाओं में श्रेष्ठ हो बल्कि गायकों में भी सर्वश्रेष्ठ हो और उसके नाम के आगे भी सम्मान पंडित की उपाधि लगे। फिर फिल्म वापस वर्तमान में आती है। कला अपनी मां के फोन कॉल की आस लगाए बैठी थी। उसकी असिस्टेंट ने उसकी मां को अवार्ड की खबर भी टेलीग्राम की थी, लेकिन फिर भी मां का फोन नहीं आया था। तब कला अपने मन को मनाने के लिए खुद ही फोन का रिसीवर उठा के ऐसे बात करने लगती है मानो वाकई ही दूसरी तरफ उसकी मां उससे बात कर रही हो। कला कल्पना करने लगती है कि वो अपने मां के घर में खड़ी हुई है। वो अपनी मां के कमरे को जाती हुई सीढ़ियों के पास खड़ी हुई मां से पूछ रही है कि क्या उन्होंने आज अखबार देखा, उसमें उसकी प्रधानमंत्री के साथ फोटो छपी हुई है, उसे इज्जत से नवाजा गया है, गोल्डन विनाइल अवार्ड। आखिर उन्हें ही तो ये अवार्ड चाहिए था। फिर कला अकेले में अपने अवार्ड्स की अलमारी के सामने खड़े होकर अपने अवार्ड्स को निहारने लगती है। सर्वश्रेष्ठ गायिका बनने का उसकी मां का सपना उसने साकार कर दिया था और इसकी खुशी उसकी आंखों में चमक रही थी। तभी अचानक अलमारी के अंदर से एक लड़के की छाया प्रकट होती है जिसे देखकर वो डर से कांप उठती है। फिर वो लड़का कला का सिर पकड़ के जोर जोर से अलमारी पे मारता है। वो कला से कह रहा था कि कला एक चोर है और वो गोल्डन विनाइल अवार्ड दरअसल उसका है। ऐसा कह वो कला से अवार्ड छीनने लगता है। डर के मारे कला वो अवार्ड छोड़ देती है, लेकिन तभी वो साया भी गायब हो जाता है। कोई गहरा राज कला अपने सीने में दफन किए हुए थी जिस पर उसकी पकड़ छूट रही थी और वो राज उसके सामने हेलुसिनेशन के रूप में आ खड़ा हुआ था। इस घटना के बाद कला की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। डॉक्टर जांच करके उससे कहता है शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से ठीक है। इस पर कला डॉक्टर को बताती है
कि शारीरिक रूप से उसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिमाग में शोर है और दिल में डर है। एक एहसास जैसे कुछ होने वाला है और वो हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा है। इस पर डॉक्टर कहता है कि ये सब उसकी दिमागी फितूर है, उसे एक ब्रेक की जरूरत है। तब कला डॉक्टर से नींद की गोलियों की जिद करने लगती है। डॉक्टर नींद की गोलियों के लिए मना करता है क्योंकि पिछले महीने ही उसने एक शीशी नींद की गोलियों की भिजवाई थी। बल्कि इलाज के रूप में वो उसे गर्म दूध में जायफल लेने की सलाह देता है। दूध का जिक्र सुन के कला बिदक जाती है। उसकी सहायिका डॉक्टर को बताती है कि वो दूध नहीं पीती है। फिल्म में फिर से कला का पास्ट दिखाया जाता है। कला अपनी माँ के साथ रियाज कर रही थी। अगले दिन वो सोलन शहर में पहली बार दर्शकों के सामने अपनी गायन कला प्रस्तुत करने वाली थी। रियाज करते समय एक आलाप में उससे जरा सी गलती हो जाती है। उस छोटी सी गलती के लिए उसकी माँ उसे खून जमा देने वाली बर्फीली ठंड में घर से बाहर निकाल देती है। फिर कला बाहर घंटों उस राग का अभ्यास करती रहती है। रियाज को लेकर इतनी कठोर और निष्ठुर थी उसकी माँ। इसके एक दिन बाद दोनों माँ बेटी गायन समारोह में सम्मिलित होने सोलन पहुंच जाती हैं। वहां काफी कम लोगों की तादाद देख उर्मिला उस्ताद जी से पूछती है कि आज पहली बार दीवान मंजूश्री की बेटी गा रही है और बस इतने से ही लोग आए हैं। इस पर उस्ताद कहते हैं कि शिमला में गांधी जी आए हुए हैं और उन्हें देखने सुनने गांव गांव चले गए हैं, इसलिए यहाँ कोई नहीं आया। और फिर ये शास्त्रीय संगीत है, कोई ठाठू फिल्म संगीत तो है नहीं, इसलिए आम जनता तो आने से रही। और गीत संगीत के जानकार पंडित, उस्ताद, शायर, कवि जैसे लोग आए तो हुए हैं। फिर उस्ताद बताते हैं कि उस कार्यक्रम में जगन बटवाल नामक नवयुवक भी अपने गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा। इस पर उर्मिला आपत्ति दर्शाते हुए कहती हैं कि आज तो कला गाने वाली है, फिर दूसरा गायक क्यों? इस पर उस्ताद जी कहते हैं कि जगन गुरुद्वारे में पला बड़ा है और उसने वहीं पर गाना सीखा है। वो एक गरीब अनाथ लड़का है, इसीलिए आज उसे यहाँ महानुभावों के सामने गाने का एक मौका दिया जा रहा है। सभी रसिक प्रेक्षक अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और कला अपना गायन आरंभ करती है। उर्मिला स्तब्ध होकर कला को देख सुन रही थी, लेकिन उसके हाथ ज्यों के त्यों बेजान थमे हुए थे। कला के सुर उर्मिला के हृदय को छू पाने में असफल साबित हो रहे थे। कला अपना गायन समाप्त कर अपनी माँ और उस्ताद जी के पास आकर बैठ जाती है। तभी उर्मिला गौर करती है कि अचानक से ऑडिटोरियम में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और देखते ही देखते पूरा सभागृह लोगों से खचाखच भर जाता है। तभी रंगमंच पे युवा गायक जगन बटवाल प्रवेश करता है। आम लोगों की ये भीड़ जगन को ही गाना सुनने आई थी। जगन वही लड़का है जिसकी छाया फिल्म की शुरुआत में कला को पीट रही थी। और फिर प्रेक्षकों को अभिवादन कर जगन कबीर के दोहे गाना शुरू करता है। उसके पहले आलाप से ही वो सबका ध्यान अपने गायन से खींचते हुए एकदम से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। कला मूर्ख समान जगन को बस देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जगन के आलाप और सुर कला की बौद्धिक क्षमता के परे थे। वहीं उर्मिला जगन के गायन से चकित थी। वो उसे अपनी दूरबीन से देख समझ रही थी। धीरे धीरे उर्मिला गीत में समाते जा रही थी। उसके उंगलियों की थाप और जगन के थाप एक सुर में चल रहे थे। और फिर गाने का अंत आते आते उर्मिला भाव विभोर हो खड़ी होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अंत में उर्मिला जगन को एक रत्न जड़ित ब्रॉच से सम्मानित करती है। कला दूर अकेली खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में दुख, मायूसी और ईर्ष्या की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस्ताद जी कला के गायन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि कला एक दिन बहुत बढ़िया गायिका बनेगी। इस पर उर्मिला नाराजी से कहती है लेकिन वो उस लड़के जगन की तरह पंडित नहीं बन पाएगी। ये सुनकर कला के चेहरे पर बची कुची मुस्कान भी गायब हो जाती है। अगले सीन में कला उर्मिला के घर आने का इंतजार कर रही थी। उर्मिला घर तो आती है लेकिन साथ में जगन भी होता है। जगन को देख कला का चेहरा उतर जाता है और वो भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उर्मिला उसे आवाज लगाती है और जगन के लिए दूध लाने को कहती है। कला दूध लाकर जगन के कमरे में पहुंचती है। हल्की सी जान पहचान होने के बाद जगन कला से कहता है कि उर्मिला जी बता रही थी कि कला भी गाती है। ये सुनकर कला की बांछें खिल जाती हैं। वो उससे पूछती है कि माँ ने उसके बारे में और क्या बताया है। जगन कहता है यही कि वो गायन करेगा और कला केवल तानपुरे पर उसका साथ देगी। ये सुनकर कला के धैर्य का बांध टूट जाता है और वो रोती हुई वहां से बाहर भाग जाती है। बाहर बर्फबारी में उसको ठिठुरता देख जगन उसके पीछे जाता है। उस मायूस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने शरीर को ढाल बनाकर कला के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर गिरती बर्फ को अपने जिस्म से रोकने का प्रयास करता है। लेकिन इस चक्कर में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है।
अंदर आने पे कला जगन का बुखार मापने के लिए उसके मुंह में थर्मोमीटर डालती है। तभी उर्मिला वहां आ जाती है और कला को डांटते हुए कहती है कि थर्मोमीटर में पारा होता है और अगर गलती से पारा गले के अंदर चला गया तो गायक की आवाज भी जा सकती है। इसके साथ ही उर्मिला कला पर ताना मारने से भी नहीं चूकती कि गले से जुड़ी ये बातें उन्हीं को पता होती हैं जिनके पास सुरीला गला हो। फिल्म फिर से वर्तमान में आ जाती है, जहां कला एक स्टूडियो में एक फिल्म के गाने की रिहर्सल कर रही थी। तभी उसे अखबार से पता चलता है कि लोकप्रिय गायक चंदन लाल सान्याल गुजर गए हैं। सान्याल साहब की स्मृति में रखे गए एक रेडियो पॉडकास्ट में कला से पूछा जाता है कि उसने कभी सान्याल साहब के साथ गाना क्यों नहीं गाया, तो इस पर वो कहती है कि उसे कभी मौका नहीं मिला। उसके इतना कहते ही जगन की छाया अचानक अंधेरे से प्रकट हो कला के कान में कहती है, चल झूठी। यहां से फिल्म फिर से भूतकाल में उस पल में चली जाती है जहां एक नाव में जगन, उर्मिला, कला और सान्याल साहब विचरण कर रहे होते हैं। सान्याल साहब एक गीत गा रहे थे, लेकिन जब कला उस गीत को आगे गाना शुरू करती है तो उर्मिला उसे रोककर जगन को आगे गाने को कहती है। जगन को अपनी जगह गाते देख कला रुआंसी सी हो जाती है और इसी के साथ उर्मिला जाम के प्याले खनखाते हुए सान्याल साहब के साथ नैन मटक्का करने लगती है। कला रोज रात जगन को एक गिलास दूध पीने को देती थी। ऐसे ही एक रात कला अपनी माँ उर्मिला को सान्याल साहब के साथ कमरे में अतरंग क्रीड़ा में लिप्त पाती है। कला जगन से पूछती है आखिर उसकी माँ सान्याल साहब के साथ कमरे में ऐसी क्यों थी। इस पर जगन उसे बताता है कि ये सब उसकी माँ दरअसल इसलिए कर रही है ताकि सान्याल साहब अपनी सिफारिश से जगन को भी खुद की तरह फिल्मों में गाने का मौका दिलवाए। जगन कहता है कि अगर उसे फिल्मों में गाने का मौका मिल गया तो वो सारे कलकत्ता को अपनी आवाज से भर देगा और वो सुनहरा रिकॉर्ड भी जीत कर कला की माँ के लिए ला सकता है। इस पर कला व्याकुल हो कहती है उसे भी वो सब करना है जो जगन बता रहा है और वो सुनहरा रिकॉर्ड वो भी अपनी माँ के लिए जीत के लाएगी। फिर एक दिन कलकत्ता में उर्मिला कला का रिश्ता रानी मंदिरा के पुत्र देवेंद्र के साथ तय कर देती है और फिर उर्मिला एक बड़ी पार्टी का आयोजन करती है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लोग आने वाले थे, जिसमें जगन गाने वाला था। कला भी उसमें गाने की जिद करती है, लेकिन उर्मिला साफ मना कर देती है। इसके बाद कला अपनी माँ उर्मिला के साथ वापस हिमाचल लौटने की जिद करती है। इस पर उर्मिला कहती है कि कला को शादी करके अपने घर जाना होगा। ये सुन कला कहती है लेकिन उसका घर तो उर्मिला के साथ है। इस पर उर्मिला उसे समझाती है कि बेटा अपनी माँ के साथ रहता है और बेटी अपने पति के साथ। ये सुन कला कुछ पल सोच के अपनी माँ से कहती है तो फिर वो जगन से शादी कर लेगी जिससे उसे अपनी माँ के साथ रहने को मिल जाएगा। ये सुन उर्मिला कला को लताड़ती है कि आखिर वो अपने भाई जगन के साथ शादी करने की सोच भी कैसे सकती है। दरअसल उर्मिला जगन को गोद लेकर उसे कानूनी तौर से अपना उत्तराधिकारी बनाने वाली थी। उधर पार्टी में जगन की परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले उर्मिला कला से जगन के लिए दूध लाने को कहती है। जब कला दूध लेकर आ रही होती है तो उसकी मुलाकात सान्याल साहब से होती है। कला सान्याल साहब को बताती है कि वो भी गाती है और फिर अचानक वो सान्याल साहब को होठों पर किस करती है, लेकिन सान्याल साहब उसकी इस हरकत को जवानी का जोश समझकर नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी कला उनसे कहती है कि जगन को लॉन्च करके सान्याल साहब एक दिन बहुत पछताएंगे क्योंकि जगन फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी जगह ले लेगा। इस पर सान्याल साहब कहते हैं कि अगर जगन उनकी जगह लेगा तो कुछ साल बाद कोई और जगन की जगह ले लेगा। म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, संगीतकार बदलते रहते हैं, सिर्फ संगीत हमेशा रहता है। और फिर महफिल में जगन की परफॉर्मेंस शुरू होती है, पर गाने के बीच में ही जगन को बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है और उसे बुखार आ जाता है। सान्याल साहब और उर्मिला यही विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि आखिर अब फिल्म इंडस्ट्री के मेहमानों को क्या कहें। तभी अचानक उन्हें कला के गाने की आवाज आने लगती है। कला मौके का फायदा उठाकर अपनी कला सबके सामने प्रस्तुत करने से नहीं चूकी थी। उसका गाना जगन के बराबरी का तो नहीं था, लेकिन मेहमानों का दिल बहलाने के लिए काफी था। फिर कला, जगन और उर्मिला वापस अपने घर हिमाचल लौट आते हैं। एक रात जब जगन गाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी आवाज भर्राने लगती है। अपने आप को गाना गाने में असमर्थ देख वो रोने लगता है। अगले दिन प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार सुमंत कुमार उससे मिलने आता है। उस रात वो भी उस पार्टी में मौजूद था। वो जगन के अधूरे गाने की तारीफ करता है और उसे ढांढस बंधाता है कि उसकी आवाज जरूर लौट आएगी, वो फिर से गाएगा और अपनी पहली प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग वो उन्हीं के साथ करेगा। जब सुमंत कुमार जाने लगता है तब कला कहती है कि बाहर बर्फबारी हो रही है और रात भी हो चुकी है, तो बेहतर होगा कि आज रात सुमंत कुमार उन्हीं के यहाँ ठहर जाएं। फिर सुमंत कुमार उन्हीं के घर रात को ठहरने के लिए मान जाता है।
उसके बाद रात में कला सुमंत कुमार को रिझाने की कोशिश करती है। कला जब स्टडी रूम में आती है तो उसे वहां जगन बैठा मिलता है। कला उससे पूछती है कि क्या उसे फिर से बुखार आया है। इस पर जगन रोते हुए कहता है कि सिर्फ दिमाग में शोर है और दिल में डर है, उसके अंदर कुछ टूट गया है, फिर कल सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कह के वो चला जाता है। अगली सुबह सुमंत कुमार कला को रिकॉर्डिंग का ऑफर देकर कलकत्ता लौट जाते हैं। यानी कला ने सफलतापूर्वक सुमंत कुमार को शीशे में उतार लिया था। जाते जाते सुमंत कुमार उर्मिला से कह के जाता है कि उसकी बेटी कोयल है। उसके जाने के बाद उर्मिला कला से कहती है कि ठीक कहा सुमंत कुमार ने कि कला कोयल है, कोयल जो कभी खुद का घोंसला नहीं बनाती, हमेशा दूसरों का हड़प लेती है, जिसके लिए उसने कभी मेहनत नहीं की, जिसके ऊपर उसका हक नहीं। अपनी माँ की बातों से द्रवित हो कला अपने किए के लिए माफी मांगने जंगल में जगन के पास भागती हुई जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जगन ने खुद ही अपनी इह लीला समाप्त कर ली थी। पेड़ से लाश को उतार लिया जाता है। घर में उर्मिला जगन की लाश को थामे विलाप करने लगती है। तभी कला जगन के मुंह से एक मक्खी को निकलते हुए देखती है। यह उसके हेलुसिनेशन की शुरुआत थी। वो मक्खी कला के उस डर को दर्शाती है जिसे कला ने अपने सीने में दफन कर रखा था। वर्तमान में ठीक वही मक्खी कला को शीशे पर चलते हुए नजर आती है। वो उस मक्खी को अपने हाथों से कुचल कर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसके हाथ पर उस मरी हुई मक्खी के बजाय पारा नजर आता है। वो डर जाती है और अपना हाथ रगड़ रगड़ कर धोने लगती है, पर उसे बार बार यही लग रहा था कि पारा अभी भी उसके हाथ में ही लगा हुआ है। तभी सुमंत कुमार कला के घर आता है। समय अब बदल चुका था। सुमंत कुमार का बुरा समय चल रहा था। बहुत दिनों बाद सुमंत कुमार को एक फिल्म मिली थी। वो कला से कम एक गाना गवाना चाह रहा था, लेकिन कला इसके लिए साफ इनकार कर देती है। फिर कला अपनी माँ को एक फोन लगाती है, लेकिन उसकी माँ उसकी आवाज सुनते ही फोन काट देती है। फिर स्टूडियो की लिफ्ट में सुमंत कुमार की मुलाकात कला से होती है। वहां वो कला को लताड़ते हुए कहता है कि आज जो कुछ भी वो है वो उसी की बदौलत है। अगर उस दिन जगन की आवाज नहीं गई होती तो उसकी जगह उसने जगन को साइन किया होता। फिल्म फिर से भूतकाल में जाती है, जहां जगन के अंतिम संस्कार के बाद कला अपनी माँ से कह रही होती है कि उसे कलकत्ता जाना है रिकॉर्डिंग के लिए। उर्मिला उससे कहती है वो चली जाए और कभी लौट के ना आए, क्योंकि उस घर में सिनेमा में गाने वाली लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। इतना सुन पहली बार कला अपनी माँ के सामने अपने मन की भड़ास निकालती है कि बचपन से ही चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन वो उनके लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। भले ही वो एक अच्छी गायिका नहीं है, लेकिन है तो उन्हीं की बेटी ना। क्या इतनी वजह काफी नहीं है उससे प्यार करने के लिए? और ये वाकई में इस फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की एक कड़वी सच्चाई है। कई घरों में माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से कर उनकी मानसिकता में छेद कर उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देते हैं। इसके जवाब में कला की माँ हमेशा के लिए उससे मुंह फेर लेती है। अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी कला सुमंत कुमार के साथ काम करने कलकत्ता चली जाती है, जहां वो सुमंत कुमार के स्टूडियो में अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने लगती है। लेकिन एक के बाद एक रीटेक लेने के बावजूद कला वैसा नहीं गा पा रही थी जैसा सुमंत कुमार चाह रहा था। और 11वें टेक के बाद सुमंत कुमार का धैर्य जवाब दे देता है। सुमंत कुमार कला को ब्रेक लेने को बोलता है। ब्रेक में सुमंत कुमार कला से कहता है कि वो उसे इस गाने से निकाल रहा है। ये सुन कला बुरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि वो अब वापस घर भी नहीं जा सकती थी। कला की मजबूरी का फायदा उठाकर सुमंत कुमार उसे उसकी आबरू का समझौता करने के लिए मजबूर कर देता है और बदले में उसे गाने का एक और मौका देता है। स्टूडियो में वापस जाने से पहले कला को उसकी और जगन के बीच हुई बातें याद आती हैं, जिसमें जगन कला से कहता है कि कला बस अपनी माँ को खुश करने के लिए गाती है, लेकिन जगन के लिए गाना सांस लेने बराबर है। यही बात जगन के संगीत को कला के संगीत से श्रेष्ठ बनाती थी। जगन कला से अपनी माँ को भूलकर एक बार खुद के लिए गाना गाने के लिए कहता है। कला जगन की इस बात को याद कर पूरे मन से गाना गाती है, और इस बार उसके कंठ से गाना ऐसे बाहर आता है जैसे माँ सरस्वती के कंठ से आ रहा हो। फिर तो एक दौर चल पड़ता है। कला का हर एक गाना लोगों के दिल में घर कर रहा था। सुमंत कुमार के हाथ में तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई थी। वो कला के गाने से पैसे भी बना रहा था, साथ ही उसका शोषण भी कर रहा था। वो कला को दूसरे लोगों से मिलने भी नहीं देता था। कला भी ये सब चुपचाप सहन कर रही थी, यही सोचकर कि समय का पहिया घूमता रहता है और दौर बदलता रहता है। एक दिन उसका भी दौर आएगा। कुछ दिनों बाद एक फिल्म के रिलीज पर सुमंत कुमार एक थिएटर में आया था। उसे देखते ही फैंस और पत्रकारों की भीड़ उसके इर्द गिर्द जमा हो जाती है, लेकिन तभी कला की वहां एंट्री होती है।
जिसे देखते ही सारी भीड़ सुमंत कुमार को छोड़कर कला की तरफ भागती है। समय का पहिया घूम चुका था और कला का दौर शुरू हो गया था। इसके बाद कला सुमंत कुमार से आजाद हो जाती है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो एक के बाद एक संगीत के नए नए मुकाम हासिल करती जाती है और संगीत के ढेरों अवार्ड्स जीत लेती है, जिसमें गोल्डन विनाइल अवार्ड भी शामिल था। कहानी फिर से वर्तमान में आती है। कला की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन कुछ प्रेस रिपोर्टर्स कला को घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। तभी कला को जगन की छवि दिखाई देने लगती है। कला जगन को देख उससे पूछती है कि जान क्यों ली, सिर्फ आवाज ही तो गई थी। इस पर जगन कहता है, मेरी आवाज ही मेरा सब कुछ थी, मेरी जिंदगी, मेरा ख्वाब, जो अब वो जी रही है। अब तो वो शायद खुश होगी। ये सुन कला कहती है, लेकिन माँ तो अभी भी उसके साथ नहीं है, भला वो खुश कैसे हो सकती है। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते समय उसे फिर से चीजें दिखाई देने लगती है। कानों में शोर अब पहले से ज्यादा गूंज रहा था, इतना कि उसे सुनाई देना भी बंद हो गया था। अपने आसपास गिरती बर्फ की ठंडक को वो अब खुद भी महसूस करने लगी थी। अंत में वो अपने होश खो बैठती है। उधर रेडियो पर कला का हाल ही का इंटरव्यू प्रसारित होता है, जिसमें वो जगन से बात कर रही थी। वो इंटरव्यू उर्मिला भी सुनती है। उस इंटरव्यू में जगन के संवाद भी खुद कला ही बोल रही थी। इंटरव्यू में उर्मिला कला के मुंह से माँ तो अभी भी खुश नहीं है सुन के भावुक हो जाती है। फिर वो कला को कॉल लगाने ही जा रही होती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। उधर कला की हालत बद से बदतर होते जा रही थी। उसे वो सारे दृश्य दिखने लगते हैं जब वो दूध में पारा मिला के जगन को देने जा रही होती है। कला की वास्तविकता से पकड़ छूटती जा रही थी और इसी पागलपन में वो नींद की गोलियां खाने की कोशिश करती है। तभी उसकी सहायिका और डॉक्टर एक मौके पे आकर उसे बचा लेते हैं। फिर डॉक्टर कला की माँ को फोन करके तुरंत उसे आने को बोलता है। कला की माँ जब घर पहुंचती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि कला को मनोचिकित्सालय में तुरंत भर्ती करवाना होगा, लेकिन कला की माँ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि कला को किसी मनोचिकित्सक की नहीं बल्कि अपनी माँ की जरूरत है। कला अब उसके साथ अपने घर जाएगी। फिर वो कला को अपने साथ ले जाने जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो सामने का मंजर देख उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। कला ने खुद ही अपनी इह लीला समाप्त कर ली थी। उर्मिला अपनी बेटी का शरीर गोद में लिए विलाप करने लगती है और समाज में कुछ पिछड़े रीति रिवाजों पर सवाल उठाकर ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।